आज हम आतंकवाद की दुनिया में एक तरह से गहराई से उतर रहे हैं, लेकिन शायद एक अलग नज़रिए से। हमारे पास 15 नवंबर 2025 के दो बहुत ही दिलचस्प लेख हैं। पहला एक आतंकवादी की सोच के अंदर झांकने की कोशिश करता है, और दूसरा दूसरा उस सोच से लड़ने के लिए बने एक बेहद मजबूत गठबंधन भारत और इजरायल की पड़ताल करता है। तो आज का मिशन है पहले दुश्मन की मानसिकता को समझना और फिर देखना कि जमीन पर उससे कैसे लड़ा जा रहा है। बिल्कुल। और ये दोनों लेख एक साथ बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। एक तरफ एक खतरनाक विचार है, एक एक विचारधारा, और दूसरी तरफ उस विचारधारा से निपटने के लिए बनाई गई एक ठोस प्रैक्टिकल रणनीति। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि एक सोच का मुकाबला करने के लिए एक्शन कैसे लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेख एक ऐसी तुलना से शुरू होता है जिसे सुनकर मैं थोड़ा चौंक गई। ये एक जिहादी की तुलना सिलिकॉन वैली के उद्यमी से करता है। उसे एक पायनियर कहता है, यानी एक तरह का पथ प्रदर्शक। एक मिनट, क्या सच में वे इस अजीब सी तुलना को सही कैसे ठहराते हैं? हाँ, ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन लेख का तर्क ये है कि वो खुद को इसी नज़र से देखते हैं। उनकी नज़र में वे अपराधी नहीं हैं, वे एक ऐसे भविष्य के निर्माता हैं जिसका आना तय है। एक ऐसा इनएविटेबल फ्यूचर जहां इस्लाम का राज होगा। और ये कोई नई सोच नहीं है। लेख के मुताबिक ये शास्त्रीय इस्लामी सिद्धांत का ही एक आधुनिक रूप है, जहां दार अल इस्लाम यानी इस्लाम के प्रभाव वाला क्षेत्र फैलता रहता है जब तक कि दार अल हर्ब यानी युद्ध का क्षेत्र खत्म ना हो जाए। मतलब ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक पूरी दुनिया को एक विचारधारा के तहत लाने की जंग है। हाँ, लेख में 7वीं 8वीं सदी का भी जिक्र है, जब संदेश बहुत साफ होता था, या तो इस्लाम अपनाओ, या टैक्स दो, या फिर मौत के लिए तैयार रहो। बिल्कुल। और इस लेख का मूल तर्क ये है कि आधुनिक जिहादी ये मानता है कि इतिहास का ये पहिया बस कुछ समय के लिए उपनिवेशवाद और सेक्युलरिज्म की वजह से अटक गया है, और उसका काम उस रुके हुए इंजन को फिर से चालू करना है। उसकी नज़र में दुनिया की सरकारें और उदारवादी लोग इस ठहरी हुई स्थिति में आराम से जी रहे हैं, लेकिन वो उस मूल मिशन को पूरा करने के लिए निकला है। इसलिए वो खुद को एक क्रांतिकारी, एक पायोनियर समझता है। और यहीं पर वो बात आती है जो असल में डराती है। उनका वो मशहूर कथन, हम मौत से उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम जिंदगी से। जब कोई ऐसा सोचता हो तो उसे रोकने की सारी कोशिशों पर इसका क्या असर पड़ता है? असर ये होता है कि देशों के बीच सदियों से चले आ रहे नियम, मतलब आप दूसरे को जवाबी हमले के डर से रोकते हैं, जिसे कन्वेंशनल डिटरेंस कहते हैं, वो यहाँ काम ही नहीं करते। ये पूरी तरह से एक अलग खेल है जिसके नियम हमारी समझ से बाहर हैं। आप किसी ऐसे खिलाड़ी को कैसे हरा सकते हैं जो अपने खात्मे को ही अपनी जीत मानता हो? जब शहादत को जन्नत की गारंटी माना जाए तो मौत का डर खत्म हो जाता है, और ये आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तो इसका मतलब लंदन या नीस में जो अकेले हमलावर हमला करते हैं, वे सिर्फ पागल नहीं हैं, नहीं, बल्कि इसी बड़ी कहानी के छोटे किरदार हैं। हाँ, वे उसी पटकथा पर काम कर रहे हैं, बस छोटे पैमाने पर। आतंक सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं रह जाता, वो एक साइकोलॉजिकल वेपन, एक मनोवैज्ञानिक हथियार बन जाता है। इसका मकसद होता है डर फैलाकर समाज को अंदर से कमजोर करना, ताकि वो लड़ने से पहले ही हार मान ले। तो अगर पुराने नियम काम नहीं करते तो लेख पूछता है, ऐसे दुश्मन से कैसे लड़े? और इसका जवाब बड़ा सीधा और कठोर है। बहुत कठोर। लेख का केंद्रीय तर्क है कि आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों की संप्रभुता का सम्मान करना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आतंकवाद कोई सीमा नहीं मानता, तो आतंकवाद निरोध को भी सीमाओं में क्यों बंधना चाहिए? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब है, जहां भी ट्रेनिंग कैंप हों उन्हें नष्ट करो, जो भी उन्हें पैसा दे रहा है उसे निशाना बनाओ। और जैश मोहम्मद या लश्कर तौयबा जैसे संगठनों को सिर्फ कमजोर मत करो, बल्कि तब तक उनका पीछा करो जब तक वे खत्म ना हो जाएं। तो हमने ये समझ लिया कि ये मानसिकता कितनी अलग और खतरनाक है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना पारंपरिक तरीकों से नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया में कोई है जो इस चुनौती का सामना करने के लिए नए नियम बना रहा है? और दिलचस्प बात यह है कि हमारा दूसरा लेख ठीक इसी पर बात करता है। बिल्कुल। ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। पहला लेख एक सैद्धांतिक चुनौती पेश करता है, और दूसरा लेख उस चुनौती का एक बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी जवाब दिखाता है।
तो चलिए दूसरे लेख पर आते हैं। ये भारत इजराइल के रिश्ते को 21वीं सदी का सबसे मजबूत आतंकवाद निरोधी गठबंधन कहता है। और इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है कि ये साझेदारी छाया में जन्मी थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, 1992 में बने औपचारिक राजनयिक संबंधों से भी कहीं ज्यादा पुरानी। इसकी शुरुआत 1960 और 70 के दशक में हुई थी, जब दोनों देश गुप्त रूप से खुफिया जानकारी साझा करते थे। वजह साफ थी, दोनों के दुश्मन और खतरे एक जैसे थे। दोनों के पड़ोसी देश शत्रुतापूर्ण थे। दोनों प्रॉक्सी युद्ध और सरकारी मदद से चल रहे आतंकवाद का सामना कर रहे थे। तो औपचारिक रिश्तों के बना भी एक दूसरे की मदद करना दोनों के अपने हित में था। ये एक जरूरत का गठबंधन था जो बाद में एक रणनीतिक साझेदारी बन गया। और लेख में कुछ ऐसे पलों का भी जिक्र है जिन्होंने इस रिश्ते को सीमेंट कर दिया, जैसे 1999 का कारगिल युद्ध और फिर 2008 के मुंबई हमले। हाँ, और 2011 के हमले एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थे। उस समय इजराइल की मदद सिर्फ हथियार देने तक सीमित नहीं थी। उनके विशेषज्ञ फॉरेंसिक विश्लेषण और शहरी लड़ाई की रणनीति बनाने में मदद के लिए मुंबई आए थी। और क्योंकि चबाड़ हाउस पर हुए हमले में इजरायली नागरिक भी निशाना बने थे, इसने एक दर्दनाक लेकिन बहुत गहरा रिश्ता बना दिया। इसी के बाद 2000 में आतंकवाद निरोध पर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया, जिससे ये पार्टनरशिप सिर्फ संकट के समय की मदद से आगे बढ़कर एक नियमित और सिस्टमैटिक सहयोग बन गई। ये दिलचस्प है। लेख इस सहयोग को 4 मुख्य स्तंभों पर खड़ा बताता है। चलिए इन पर एक नज़र डालते हैं। पहला है खुफिया जानकारी साझा करना। ये तो समझ आता है, लेकिन क्या इसमें जोखिम नहीं है? क्या एक देश दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस साझेदारी की खासियत है। यहाँ भरोसा समय के साथ बना है। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों के अनुभव एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इजराइल हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों से लड़ने का अपना दशकों पुराना अनुभव और तकनीक लाता है, जबकि भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान क्षेत्र की अपनी गहरी समझ और ज़मीनी खुफिया जानकारी साझा करता है। ये एक ऐसा तालमेल है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने कई हमलों को होने से पहले ही रोका है। तो हाँ, जोखिम है, लेकिन शाज़ा खतरों से मिलने वाला फायदा उस जोखिम से कहीं ज्यादा है। अच्छा, और दूसरा स्तंभ है रक्षा प्रौद्योगिकी। लेख कहता है कि ये सिर्फ हथियार खरीदने जैसा नहीं है, बल्कि ये बहुत सर्जिकल है। हाँ, सर्जिकल यहाँ सही शब्द है। मतलब भारत वही तकनीक ले रहा है जिसकी उसे खास जरूरत है, जैसे कि हेरॉन ड्रोन जो निगरानी के लिए जरूरी हैं, या बराक-8 वायु रक्षा प्रणाली जिसे दोनों देशों ने मिलकर बनाया है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात जो लेख में लिखी है वो ये है कि इजराइल ये तकनीक बिना किसी राजनीतिक शर्त के देता है। पश्चिमी देशों के विपरीत वो ये नहीं बताता कि इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है, और वो मेक इन इंडिया पहल का भी समर्थन करता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। तीसरा स्तंभ है संयुक्त प्रशिक्षण। ठीक है, तो इंटेलिजेंस और टेक तो समझ में आता है, लेकिन ये जो इजरायली सिद्धांत अपनाने वाली बात है, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगी। क्या इसका मतलब सिर्फ कौशल बदलना है या सोचने का पूरा तरीका ही बदल देना है? से विशेष बल इजराइल की यमाम और शायद 13 जैसी इकाइयों के साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो वो सिर्फ हथियार चलाना नहीं सीखते हैं। वे सीखते हैं कि बंदूकों को कैसे छुड़ाया जाए, सुरंगों में कैसे लड़ा जाए। लेकिन सबसे बढ़कर वे इजरायली सिद्धांत सीखते हैं: गति, आश्चर्य और सर्जिकल सटीकता, यानी दुश्मन को सोचने का मौका दिए बिना तेजी से और सटीक हमला करना। ये मानसिकता में बदलाव लाना है। और चौथा और आखिरी स्तंभ है साइबर सुरक्षा, अदृश्य मोर्चा। आज के समय में ये कितना जरूरी हो गया है? ये शायद अब सबसे जरूरी मोर्चा बन गया है। आतंकवाद अब सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ा जा रहा, उसकी प्लानिंग एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर होती है, उसकी फंडिंग क्रिप्टो करेंसी के जरिए होती है, और उसकी भर्ती ऑनलाइन होती है। इसलिए साइबर घुसपैठ का पता लगाना, डार्क वेब पर नजर रखना और आतंकी फंडिंग को ट्रैक करना उतना ही जरूरी है जितना कि जमीनी लड़ाई। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों देश बहुत करीब से मिलकर काम कर रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि ये साझेदारी इतनी मजबूत और टिकाऊ है? देखिए, लेख 2 मुख्य कारण बताता है, और वे सीधे हमारे पहले लेख के तर्कों से जुड़ते हैं। पहला, जिसे लेख रणनीतिक ईमानदारी कहता है, इसका मतलब है कि दोनों देश आतंकवाद को एक सैन्य और खुफिया समस्या के रूप में देखते हैं, न कि किसी सामाजिक बहस के रूप में। वे इसे एक अस्तित्व के खतरे के रूप में लेते हैं। और दूसरा कारण तो सीधे पहले लेख से ही उठाया गया लगता है। बिल्कुल। दूसरा कारण है साझा सिद्धांत कि आतंकवाद निरोध सीमाओं में बंधकर नहीं रह सकता। यह वही बात है जिसके लिए पहला लेख तर्क दे रहा था। तो एक तरफ एक लेख है जो ये विचार पेश कर रहा है,
और दूसरी तरफ दो देश हैं जो दशकों से इसी विचार पर जी रहे हैं और काम कर रहे हैं। और लेख में 4 नवंबर 2025 को विदेश मंत्रियों एस जयशंकर और गिदोन सार के बीच हुई एक ताज़ा बैठक का भी जिक्र है। तो ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये पार्टनरशिप आज भी एक्टिव है और ग्रो कर रही है। हाँ, ये एक जीवंत साझेदारी है और भविष्य में ये और भी गहरी होने की उम्मीद है। लेख के अनुसार भविष्य में सहयोग, एआई आधारित खतरे की भविष्यवाणी, एंटी ड्रोन तकनीक और क्वांटम संचार जैसे क्षेत्रों में बढ़ेगा। वे सिर्फ सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक साझा सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमने एक ऐसी विचारधारा से शुरुआत की जो खुद को इतिहास की एक अजेय शक्ति मानती है, जो मौत को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। और हमने बात खत्म की एक ऐसे गठबंधन पर जो बेहद व्यावहारिक, तकनीकी रूप से उन्नत और लगातार विकसित हो रहा है, और जो ठीक इसी तरह के खतरे से लड़ने के लिए बना है। ये दोनों लेख एक ऐसे संघर्ष की दो अलग-अलग तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ विश्वास और विचारधारा की लड़ाई है और दूसरी तरफ खुफिया जानकारी, रणनीति और तकनीक। पहला लेख ये पूछकर खत्म होता है कि क्या हम बाकी लोग आतंकवादियों जैसी ही स्पष्टता और निर्ममता से लड़ने को तैयार हैं? ये वाकई एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है और ये एक नई दुविधा भी खड़ी करता है। युद्ध के इस नए युग में अपनी रक्षा करने और एक स्थायी बिना सीमाओं वाले संघर्ष में उलझ जाने के बीच की पतली रेखा कहाँ है और उस रेखा को खींचने का अधिकार किसे है?